नमस्कार, न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। यूपी में योगी सरकार को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, इसीलिए न्यूज 24 ने यूपी की राजधानी लखनऊ में मंथन का मंच एक बार फिर से सजाया है। और सुबह से आप देख ही रहे होंगे, हमारे इस मंच पर एक एक करके खास मेहमान आ रहे हैं और 100 दिन का हिसाब किताब दे रहे हैं। शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद की थी और अब मेरे साथ इसी स्टेज पर आ गए हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। जोरदार तालियों के साथ एक बार केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत कर दीजिए, जो कि एक हैवीवेट मिनिस्टर भी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, हैवीवेट मिनिस्टर हैं, कई विभाग संभालते हैं और साथ अभी भी यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद केशव प्रसाद मौर्य जी। 100 दिन हो गए आपकी सरकार को। पहले तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि 100 दिन बाद आपकी सरकार के और बीजेपी के यूपी में क्या हालचाल है? देखिए, आप मंथन कार्यक्रम न्यूज 24 के माध्यम से चला रहे हैं, तो इस मंथन में से आपको विष भी मिला होगा और अमृत भी मिला होगा। और जो अमृत मिला है उसको उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर रही है। और जो विष मिला है वो 14 वर्षों का विष था, जिसे हम लोग निकाल करके अब बाहर करने का काम कर रहे हैं। आपने शब्द तो बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किए हैं, 14 साल का विष है, शब्द तो आप, लेकिन 100 दिन में आपने अमृत भी पैदा किया है। निश्चित तौर से किया है, बहुत अच्छा किया है। जितनी शायद जनता को अपेक्षा नहीं होगी, जितना कोई सरकार 100 दिन में कर नहीं सकती, उससे बहुत ज्यादा करके 100 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने करके दिखाया है। और हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि देश और प्रदेश विकास के महायुग में प्रवेश कर चुका है, भ्रष्टाचार मुक्त युग में प्रवेश कर चुका है। अब उत्तर प्रदेश में विकास होगा, विवाद नहीं होगा। अभी तक तो विवाद ही विवाद चल रहे हैं। 100 दिन में तो आप कह रहे हैं विकास होगा, विवाद नहीं होगा। शुरू के 100 दिन में तो खूब विवाद हुए, एक के बाद एक विवाद ही विवाद हुए। कोई विवाद नहीं है। जो विवाद आपको लगता है वह इस मंथन कार्यक्रम से निकला हुआ जो वह विषय है, जिसको वास्तव में उत्तर प्रदेश से निकाल करके बाहर करने की आवश्यकता थी, और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यह जो भी कर रहे हैं वह संकल्प पत्र में जनता से किए गए वादे के अनुसार कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनाने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ लगे हुए। 100 दिन में कितने नंबर दे रहे हैं आप योगी सरकार को यूपी में? कोई कटौती ईमानदारी से अगर नंबर देगा तो 100 दिन में 100 से भी अधिक नंबर देगा, लेकिन कटौती कोई करना चाहेगा तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नंबर नहीं काट सकते। इसलिए जो भी वादा हम लोगों ने जनता से किया था उसे 100 दिन में पूरा करने का काम किया है। चाहे वह किसानों से कर्ज माफी का वादा रहा हो, चाहे वह गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा रहा हो, चाहे वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी मामले गंभीरता से ध्यान में आते उनकी जांच का मामला रहा हो, चाहे वीआईपी और नॉन वीआईपी कल्चर को खत्म करके सभी जिलों को विद्युत उपलब्ध कराने का मामला रहा हो, चाहे पिछली सरकारों के समय में चाहे गरीब की जमीन हो, चाहे किसान की जमीन हो, चाहे सरकार की जमीन हो, अवैध तरीके से कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का मामला रहा हो, चाहे अवैध बूचड़खानों को बंद करने का मामला, किसी भी क्षेत्र में आप नजर डालेंगे तो जितना 100 दिन में किया जाना चाहिए उससे ज्यादा हमने करने का काम किया है। इसे 100 नहीं, आप हमें 110 नंबर देने का काम करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। बताइए, 100 दिन की सरकार में आप 100 में से 110 नंबर ले रहे हैं अपने लिए, और अभी आप कह रहे थे विष भी निकला है। आप खुद कह रहे हैं कि अभी विष तो 14 साल का पुराना जो यहाँ पर रखा गया था उसको हम निकाल करके बाहर करने का काम कर रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता, 22 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली भी हो और ऐसे विष का कहीं भी प्रभाव ना होने पाए, जिसके कारण से उत्तर प्रदेश केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आने के 3 साल बीते, जिसमें उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक विकास के पथ पर आगे ले जाने का मौका था। उस मौके को पिछली सरकार के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने गंवाया और प्रदेश को 30 साल पीछे पहुंचाने का काम किया। इसके कारण से यह मैं कहता हूं कि यह विष एकत्र किया गया, तो उसको हम बाहर करके पूरा उत्तर प्रदेश एक नए युग में, विकास के युग में, भ्रष्टाचार से मुक्ति के युग में, सड़कों की गड्ढा मुक्ति के युग में, बिजली दी जाए तो सबको दी जाए, आवासहीन अगर कोई है तो आवासहीन को आवास उपलब्ध कराया जाए। सभी क्षेत्रों में हमने पूरी ईमानदारी से काम करने का। अच्छा, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को आप कैसे जज करते हैं? देखिए, उनकी चर्चा, उनका नेतृत्व
इस समय केवल उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता नहीं, बल्कि देश की जो 125 करोड़ जनता है वह ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उनकी कार्यशैली का लोग लोहा मान रहे हैं। और उनका नेतृत्व उत्तर प्रदेश को जब से मिला है, एक नया उत्तर प्रदेश बनता हुआ लोग देख रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है योगी जी को जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आती है? कौन सी कार्यशाली की ऐसी कौन सी बात है? कौन सी ऐसी बात नहीं है जो नापसंद हो? मैं तो समझता हूं कि ऐसा कोई उनके जीवन का हिस्सा नहीं है। आपने कहा कि सिर्फ यूपी नहीं, पूरे देश की जनता योगी आदित्यनाथ के कार्यशाली से प्रभावित है। दृढ़ता के साथ निर्णय, जो भी गैर जरूरी कदम पिछली सरकारों के समय उठाए गए, उसमें इतनी हिम्मत के साथ अगर किसी ने आगे बढ़ करके, चाहे एक छुट्टी देना एक फैशन बन गया था। मैं अगर कहूं कि कोई भी महापुरुष के नाम पर अवकाश घोषित करना तो बहुत सरल है, लेकिन जिनके नाम पर हम अवकाश घोषित कर देते हैं, वह अगर हमारी जो आने वाली पीढ़ी उसको पता ही ना हो कि किस महापुरुष के नाम पे आज हम छुट्टी मना रहे हैं, बस इतना बच्चे जानते थे कि आज छुट्टी है। मतलब यह एक छोटी सी बात मैं आपको कह रहा हूं, आज यह है कि हमने उस प्रकार की छुट्टियों को रद्द करने का काम, और जिन महापुरुषों के नाम पर छुट्टियां थीं, उस दिन उन महापुरुषों के नाम पर एक परिचर्चा करने का काम, एक सत्र। आप बहुत मंझे हुए राजनेता हैं, मैं जानता हूं केशव प्रसाद मौर्य जी। नेता, मैंने घुमाकर पूछा, आपने जवाब दिया। मैं सीधे पूछता हूं, मैंने घुमाकर पूछा था, मैं सीधे पूछता हूं। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान यूपी में बीजेपी का एक ही चेहरा था, केशव प्रसाद मौर्य। हर कोई मान रहा था कि सीएम बनेंगे केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन चुनाव के बाद अचानक योगी जी आ गए। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने वो विष पी लिया है क्या? ये जो आपको दिखाई देता है ना, वो चश्मे की जांच मुझे लग रहा है कि आपने ठीक से कराया नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नाम, जैसे अध्यक्ष इस नाते मुझे जिम्मेदारी जब सौंपी गई, तो बहुत सारे ऐसे हमारे मुझसे भी बहुत सीनियर, मुझसे बहुत ज्यादा परिचित और हर प्रकार से प्रभावी कार्यकर्ता थे, जिनके साथ मैंने, जिनके अंडर में काम किया था। और उन सब के बीच में से निकाल करके मुझे भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका उत्तरदायित्व दिया गया। तो मुझे अध्यक्ष बनने का मौका नहीं, तो मुझे अध्यक्ष बनाया गया। और पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश में, शायद मैं समझता हूं देश के इतिहास में किसी राजनीतिक दल का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं होगा जितना मुझे अवसर मिला। मैं 2012 में विधायक बना था, 2013 में क्षेत्र इकाई का अध्यक्ष बना, 2014 में देश की सबसे बड़ी पंचायत का फूलपुर लोकसभा से 3 लाख से अधिक वोटों से जीत करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सदस्य बना, 2016 में मुझे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, और 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया गया। और इससे बड़ी चीज जीवन में क्या उपलब्धि हो सकती है? और इस बात पे मुझे गर्व है, और मेरा नेतृत्व बहुत परिपक्व है, और हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं समूह निर्णय लेता है, सबके साथ चर्चा के आधार पर निर्णय लेता है। आदरणीय योगी जी आज हमारे सबके नेता हैं, और उनके नेतृत्व में अच्छी सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। भाजपा का लगातार कोई कसक नहीं है ना अंदर? कतई नहीं, कोई कसक नहीं, कतई नहीं। अच्छा, और ये एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का सिस्टम, जो कि और देश में कहीं नहीं है, ये कैसा चल रहा है? क्योंकि हम सुन रहे हैं कि एक और पावर सेंटर केशव प्रसाद मौर्य के अंडर इस सरकार में बन गया है। देश में उत्तर प्रदेश से बड़ा कोई दूसरा प्रदेश भी नहीं है, यह भी ध्यान रखें। अगर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 2 डिप्टी सीएम बनाने का निर्णय लिया है, तो देश के सबसे बड़े प्रदेश में आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वह भी डिप्टी सीएम हैं, मैं भी डिप्टी सीएम हूं। कई वरिष्ठ ऐसे मंत्री हैं हमारे मंत्रिमंडल के अंदर, बहुत से ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो अभी चुन करके 2017 में आए भी हैं। हम सबसे भी श्रेष्ठ हैं, योग्य हैं, उनको भी अवसर दिया जा सकता था, लेकिन पार्टी जो निर्णय करती है उसको हम स्वीकार करते हैं। मैं वही पूछ रहा हूं, कैसा चल रहा है ये निर्णय? 100 दिन में कैसा चला है? बहुत अच्छा। कोई पावर सेंटर नहीं है, और ये दूसरी पार्टियों में होता है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का एक ही पावर सेंटर होता है। जनता की सेवा के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी है पार्टी ने, उसको आप कैसे ठीक ढंग से पूरा करें। चलिए, मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूं। आपके चेहरे पे चुनाव जीता यूपी में बीजेपी ने और मोदी जी के, और मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ। क्या मुख्यमंत्री से आपके संबंध पूरी तरह से सौहार्दपूर्ण है? सौहार्द बिगाड़ने का काम जो करते हैं उनको, जब मैं सौहार्द बनाने वाला काम करूंगा तो बिगाड़ने का काम कोई कर नहीं पाएगा। हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के नहीं बल्कि आज विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता हैं और पूरी दुनिया उनके नेतृत्व का लोहा मानती है,
उनके प्रति देश की जनता का, प्रदेश की जनता का विश्वास। और 2014 को हमने 73 सीटें जीती थी, 2017 में हमने 325 सीटें अपने सहयोगियों के साथ जीती। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2019 में हम 73 लोकसभा सांसदों की जगह 80 लोकसभा के सदस्यों को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने के लिए यहां से विजयी बना करके भेजने में सफल होंगे। केशव प्रसाद मौर्य, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। यही बात योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे कि 100% नतीजे हम देंगे 2019 के चुनाव में। 80 की 80 लोकसभा सीटें आप जीतने की बात कर रहे हैं यूपी में। ये बात तो मैं, लेकिन लालू जी कह रहे हैं कि हम मायावती और अखिलेश को अगर मिला देंगे तो यूपी में बीजेपी का गेम ओवर हो जाएगा। कोई हसरत अधूरी न रखें लालू जी, वह भी पूरी कर लें। बहन जी भी अपनी हसरत पूरी कर लें और उनके भतीजे अखिलेश जी भी पूरी कर लें। और मैं चाहता हूं कि ये सब मिलकर करके आकर के लड़े। और यह कह सकता हूं इस मंच से मैं कि 2019 में 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। 100 में से 60 वोट भारतीय जनता पार्टी के होंगे, 40 में जो लोग बांटना चाहे बांट ले, हमको कोई उसमें आपत्ति नहीं। बहुत बड़ी बात आप फिर से कह रहे हैं। 80 की 80 लोकसभा सीटें और 100 में से 60% वोट आप बीजेपी को दिलाएंगे। हम 60% का लक्ष्य, 60% का लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं और लगातार हमारा समर्थन बढ़ रहा है, सहयोग बढ़ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी जैसा दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेतृत्व अगर देश के पास है तो ऐसे नेतृत्व को बलशाली बना करके फिर से देश की बागडोर सौंपने के लिए कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता तो देश में सबसे आगे रहेगी। इसलिए 80 में से 80 जीतेंगे और 100 में से 60% वोट हम लोग लेकर के आएंगे। लेकिन मायावती जी का जो दलित वोट है केशव प्रसाद मौर्य जी, वो तो बिल्कुल छिटकता नहीं है, बहुत ना के बराबर, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। आपको क्या भरोसा है कि 2019 में आप मायावती से उनका वो वोट बैंक जीत लेंगे, छीन लेंगे जो हमेशा उनके साथ रहता है, सुख में दुख में, हार जाए तब भी उनके साथ रहता है। बहन जी से ही पूछिएगा कि 2014 में भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, सब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए चुनाव से पहले नजर आ रहे थे। लेकिन जब परिणाम आया तो देश की जनता और प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। उसे मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है और बाकी को अगर सीटें जीत करके दी जाती हैं तो उसका उपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा होता है, सौदेबाजी ज्यादा होती है। देश मजबूती के साथ आगे बढ़ने की जगह फिर कमजोर हो जाता है। इसलिए मुझे उत्तर प्रदेश की जनता पर पूर्ण विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के अपने एक एक कार्यकर्ता पर विश्वास है। और 2019 के लिए जिस उत्साह से कार्यकर्ता तैयारी में लगा है उसके भरोसे मैं कह सकता हूं सपा, बसपा, कांग्रेस सहित सब एकजुट होकर के भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे। मैं फिर वही नारा दोहराऊंगा, 100 में 60 हमारा है। कर्ज माफी के लिए 36,000 करोड़ रुपए जो एक बहुत बड़ी राशि थी, निर्णय लिए थे तो उसमें हमने बंटवारा नहीं किया था कि हिंदू किसानों का कर्जा माफ करेंगे और मुस्लिम किसानों का कर्जा नहीं माफ करेंगे। जब उत्तर प्रदेश के गड्ढा मुक्त सड़क बनाने का अभियान चला, जब 84,000 किलोमीटर सभी विभागों के मिलाकर के सड़कें गड्ढा मुक्त हुई, तो उस समय हमने ये नहीं कि जो मुस्लिम बस्ती की ओर जाने वाली सड़कें उन्हें गड्ढा मुक्त नहीं करेंगे और हिंदू बस्ती की ओर जाने वाली सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे। बिजली हम 24 घंटे, 20 घंटे और 18 घंटे हमने कोई भेदभाव नहीं किया। माफिया कोई भी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो ये भेदभाव की जो राजनीति करते हैं, जो बंटवारे की राजनीति करते हैं, उनको इसकी चिंता होनी चाहिए। हम तो सबका साथ सबका विकास, जो कुछ का साथ कुछ का विकास इस पथ पर चलते हैं वो आज बाहर बैठे हैं, और जो सबका साथ सबका विकास इस संकल्प के साथ कार्य करते हैं वो आज सत्ता में इतने प्रचंड बहुमत के साथ बैठे हैं कि उनको बौखलाहट, विरोधी जो हमारे, उनको बौखलाहट के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। उनको लग रहा है कि अब भाजपा आ गई है 2017 में, तो 2027 तक तो उनको कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, उनको पता है। इसलिए कुछ बातें ऐसी कर एक और दावा आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 2027 नहीं, मैं लगातार दावा कर रहा हूँ 2027 तक यूपी से बीजेपी को हिलाने वाला कोई नहीं है। निश्चित तौर से अगले इलेक्शन का तो 2019 का तो आपने दावा कर दिया, 80 में 80 सीट, 100 में से 60% वोट। अब आप कह रहे हैं 2027, यानी 10 साल तक यूपी से बीजेपी को हिलाने वाला कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि हम ईमानदारी से काम करने वाले हैं। जनता हमारी ईमानदारी से किए गए कामों को देख रही है मानस जी, और उसका परिणाम लगातार हमारे पक्ष में दिखाई दे रहा है। हम जिस गांव के अंदर जाते हैं, जिस समाज के अंदर जाते हैं, जिस आयु वर्ग के बीच में जाते हैं, वो सबके अंदर एक विश्वास है, मोदी जी के प्रति विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है। आज हम उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के हर उस राज्य के अंदर प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ रहे हैं जहां कल तक भाजपा को
जमानत बचाना मुश्किल होता था, आज कड़ी टक्कर देने का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा 2019 में परिणाम आने दीजिए, चाहे वो बंगाल होगा, चाहे उड़ीसा होगा, चाहे तमिलनाडु और केरल होगा, जहां हमारा लगभग अस्तित्व नहीं रहता था, वहां एक बहुत बड़े बहुमत के साथ, बहुत बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत करके आएंगे। जहां विधानसभा के चुनाव होंगे वहां भाजपा की सरकार शपथ ले तो कोई बड़ा आश्चर्य मत करिएगा। केशव प्रसाद मौर्य वैसे बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं यूपी में और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप दिल्ली से बीजेपी को पूरे देश में आगे बढ़ाने की रणनीति में आप भागीदार हैं, क्योंकि मैंने आपका पढ़ा एक बयान बंगाल पर भी, आपने ममता सरकार को घेरा बंगाल में जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही है उस पर। मैं समझना चाह रहा हूं, यूपी तो यूपी, बाकी राज्यों में बीजेपी को आगे बढ़ाने में आपके जो विचार हैं, आपकी जो विचारधारा है, आपके बयान हैं, ये कैसे, क्या इससे क्या संकेत मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी का है, उसका कोई सीमा में बांधने की बात नहीं होती है। अगर ममता जी बंगाल के अंदर अखिलेश यादव जी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अनाचार किए, अत्याचार किए, गुंडागर्दी को बढ़ावा दिए, उस प्रकार से अगर वो कर्म कर रही हैं तो उसकी सजा वहां की जनता उनको देगी। मेरे सामने आप जैसे मित्र ने सवाल किया तो सवाल पे मौन हो जाना ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो बंगाल का फीडबैक मेरे पास है वह बहुत ही अच्छा फीडबैक है। आने वाले समय में जिस प्रकार से सभी मोर्चों पर ममता जी की सरकार असफल है, वो भाजपा के सफलता के पथ पर बढ़ने का रास्ता स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहां बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत वहां की जनता पीड़ित है, वहां न्याय नहीं लोगों को मिल रहा है, सरकार नाम की कोई चीज वहां पर नहीं।